सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे लुओ फेंग निकल पड़ता है अपने ट्रेजर की तलाश में सीधा यानगॉड क्लैन की तरफ, जहाँ पे काफी सारे दूसरे रेसेस के जो कल्टिवेटर्स थे वो सभी यहाँ पे लुओ फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि जो एम्परर यान है वो खुद भी जानता है कि उसका जो जूनियर ब्रदर है वो यहाँ पे क्यों आ रहा है, लेकिन वो फिर भी इस कदर ढीठ था कि वो किसी भी हाल में वो ट्राइब्यूशन आर्मर खुद से दूर करना नहीं चाहता था। इसी के चलते वो एक के बाद एक काफी सारे ऑब्स्टिकल्स को उसके रास्ते में बिछाता चला जाता है। लेकिन लुओ फेंग भी किसी से कम नहीं था। वो बता देता है कि क्यों उसे उसके मास्टर सिटिंग इन माउंटेन गेज ने चुना है, और तभी वो सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके पैलेस के सामने आके खड़ा हो जाता है। मास्टर किंग टू यान समेत जब उसके बाकी के दोस्तों को पता चलता है ना कि ये अकेले ही यान टेरिटरी के पास पहुंच गया है तो वो लोग तो इसके पर भड़क जाते हैं। लेकिन लुओ फेंग कहता है कि मास्टर फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और तभी जैसे ही वो वहाँ दस्तक देता है तो यहाँ पर खुद एम्परर यान आ जाता है और उसे अपने साथ अपने पैलेस के अंदर ले जाता है। और यहाँ पर उसे देखकर जो एम्परर यान है वो कहने लगता है कि फाइनली थर्ड जूनियर ब्रदर, मानना पड़ेगा कमाल की जिद्दी हो, यहाँ पर आके ही तुमने दम लिया। और आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यान एम्परर को देखते हैं जो कि यहाँ पर मस्त अपने थ्रोन पे बैठा हुआ लुओ फेंग से कहने लगता है कि अरे मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दे यार, जब तुम यहाँ आए ना मुझे लगा कि शायद कोई दुश्मन इसी बढ़ा हुआ चला आ रहा है, इसी के चलते मैंने वो जो बैरियर है स्पेडियल बैरियर को एक्टिवेट कर दिया था। अब यहाँ पे लुओ फेंग भी जानता है कि ये बंदा इनडायरेक्टली से फाइट पिक नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मुंह पे जवाब देता है कि सीनियर ब्रदर, आपकी हरकतों से लगता तो नहीं है बिल्कुल भी कि आपने वो दुश्मनों के लिए बैरियर लगाया हो। मुझे तो यही लग रहा है कि शायद आपने मुझे रोकने के लिए उस बैरियर को लगाया होगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो मास्टर सिटिंग इन माउंटेन गेज है ना, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं जाके ये ट्राइब्यूशन आर्मर आपसे ले लूं, और ये असल में उन्हीं का ऑर्डर है। तो बेहतर यही होगा कि आप बिना किसी देरी के उसे मुझे मेरे हवाले कर दे, क्योंकि इसे लेने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब एम्परर यान कहने लगता है कि मेरे थर्ड जूनियर ब्रदर, मैं भला तुम्हें कहाँ रोक सकता हूँ। हाँ, वैसे भी मास्टर ने तो मुझे ही कहा था कि मैं इस आर्मर को तब तक प्रोटेक्ट करता रहूं जब तक कि तुम इसके लायक ना बन जाओ, ताकि कोई दूसरे रेस का बंदा इसे अपने हाथ में ना ले ले। कहते हुए वो उस आर्मर को अपने सामने ले आता है और कहने लगता है कि ये रहा तुम्हारा ट्राइब्यूशन आर्मर। अब यहाँ पे लुओ फेंग को कुछ ऑफ बीट सा फील होता है कि यार कुछ सही नहीं लग रहा। तो वो यहाँ पे कहने लगता है कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेकंड जूनियर ब्रदर, आप ना मास्टर के ऑर्डर को शायद फॉलो नहीं करोगे और मुझे ये आर्मर नहीं दोगे। जिसमें वो हंसता है और कहने लगता है कि ऐसा मैं क्यों करूंगा। हाँ, ये आर्मर हमारे मास्टर ने मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए, ताकि जिस दिन तुम इसके लायक बन जाओ तुम इसे मुझसे ले सको। तो अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। ये कहते हुए वो उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है। कहता है कि अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे अंदर वाकई में पोटेंशियल होगा ना तो ही तुम इसे यूज कर पाओगे, वरना तुम कभी भी इसे यूज नहीं कर सकते। और अगर तुम इसे यूज नहीं कर पाए तो तुम इसे प्रोटेक्ट कैसे करोगे? फिर तो कोई भी आएगा और छोटे बच्चे की तरह तुम्हारे हाथ से इस खिलौने को ले लेगा, है ना? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे जरा मास्टर के दिए गए ऑर्डर पे ना विचार करना होगा। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे ये तुम्हें देना पड़े तो तुम्हें सबसे पहले अपनी काबिलियत को साबित करना होगा। तुम्हें अपने दम पर, अपने पावर के दम पर मुझसे ये आर्मर छीनना होगा, विच मीन्स कि तुम्हें मुझे हराना होगा, और शायद तभी मैं जाके तुम्हें ये आर्मर दे सकूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग ऑलरेडी समझ चुका था कि ये इसकी सोची समझी चाल है, और तो और यहाँ पर उसने अपना एक फायर डोमेन को भी एक्टिवेट कर दिया था, जो कि एक बैरियर टाइप का है, जिसके चलते वो अपने पावर्स का भी यूज नहीं कर पा रहा। इस दौरान चारों ओर आग की लिपटें हमें दिखाई जाती है और यहाँ पे एम्परर यान तो लुओ फेंग को टीज करते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें नहीं लेना? जरा देखो मेरे हाथ में ये आर्मर है, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, अब आगे आओ और इसे ले जाओ। यहाँ पर लुओ फेंग की ना सटक चुकी थी। वो यहाँ पर अपने स्टार्स को एक्टिवेट करता है और काफी सारे जो सीलिंग स्टार्स थे उन सभी को एक साथ एक्टिवेट करते हुए उसकी तरफ फेंक देता है। अब यहाँ पे एक एक स्टार्स की पावर तो तुम जानते हो कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन और फैलती है कि लुओ फेंग ऑलमोस्ट इसके इस बैरियर को कोलैप्स कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्परर यान की ताकत जो कि इस बैरियर को वापस से यहाँ पे क्रिएट करने लगती है। तो यहाँ लुओ फेंग भी समझ चुका है कि दाल ऐसे निकलने वाली, और तभी एम्परर यान लुओ फेंग को और ज्यादा छेड़ता है और कहने लगता है कि यार तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कम कैसे हो सकती है? इतने कम ताकत के बेस पर तुम इस आर्मर को लेने मुंह उठा के चले आए। हाँ, तुमने ना मुझे सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। ऐसे तो तुम कभी भी इस आर्मर को लेने से रहे। लगता है कि अब इस आर्मर को मुझे मेरे पास ही हमेशा हमेशा के लिए रखना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग गुस्से के साथ तिलमिला तो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो फाइनली उस ट्राइब्यूशन आर्मर के पास पहुंच जाता है और उसे टच करते हुए कहने लगता है कि आपको पता है ना कि अगर आप मुझे ये आर्मर नहीं देते तो मास्टर आपका क्या हाल करेंगे। अगर मैं जाके उन्हें ये बता दूं कि आपने मुझे मेरा हक देने
से मना कर दिया है तो मास्टर आपके ऊपर किस किस टाइप का और किस किस एंगल से आपको पनिश करे। यहाँ पे एम्परर यान कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जब वो अपने मास्टर का सुनता है ना तो इसका गला भी सूख चुका था। और जब तक लुओ फेंग ने अपनी चाल चल दी थी, वो यहाँ पर उस आर्मर को पकड़ते साथ ही उसे एक्टिवेट करने लगता है और कहने लगता है कि आपने मुझसे ये कहा था कि मुझे अपने दम पर इस आर्मर को हासिल करना होगा, तो मैं अपने हाथों से इसे हासिल कर रहा हूँ, इसमें तो आपको कोई मसला नहीं होगा ना। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस आर्मर को एक्टिवेट करता है ना तो उसके बॉडी के साथ वो फ्यूज होना शुरू कर देता है। साथ ही लुओ फेंग इसके ऊपर अपने डिवाइन सेंस से इम्प्रिंट पे लगाना शुरू कर देता है ताकि ये ट्रेजर सिर्फ उससे बिलोंग करे। अब यहाँ पे क्योंकि लुओ फेंग ने इसे हासिल कर लिया था तो एम्परर यहाँ उनका मुंह से खुला का खुला रह जाता है, लिटरली वो कुछ भी नहीं कर पाता। और यहाँ जो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं कि लुओ फेंग सूट में ना क्या बवाल लग रहा था। लिटरली आने वाली जो मूवी है ना स्वॉर्ड स्टार की, उसमें वो बवाल मचा के रख देगा इस सूट के साथ। अब लुओ फेंग डिवाइन रेवोल्यूशन के आर्मर को जब पहनता है तो उसे बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा फील होती है। वो समझ आता है कि मास्टर का ये ट्रेजर कितना कमाल का है। अब फिलहाल वो यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, आपका ना बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ट्रेजर को तब तक संभाल के रखा जब तक कि मैं यहाँ पर इसे लेने के लिए नहीं आ गया, और मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरा टेस्ट भी लिया। और हाँ, अब ये मत कहना कि आप मुझे बाहर तक छोड़ने आओगे, मैं चला जाऊंगा यार, आप अपने इस थ्रोन और अपने लोगों को संभालिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब हम देखते हैं कि जो एम्परर यान है वो तो गुस्से के मारे तिलमिला रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। तो वो लुओ फेंग से कहने लगता है कि थर्ड जूनियर ब्रदर, मानना पड़ेगा तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, लेकिन तुम्हारा सीनियर ब्रदर होने के नाते तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो प्रिमल स्टार का जो एरिया है ना, जिसके सफर पर तुम बहुत ही जल्द रवाना होने वाले हो, वो कोई आम जगह नहीं है, वहाँ पे कदम कदम पे खतरा है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखोगे। इसे पता कब कौन तुम्हारा अपना तुम पे वह साथ छोड़ दे और तुम पे ही हमला कर दे। ये कहते हुए वो हंसने लगता है। तब तक लुओ फेंग जो कि यहाँ से डिसअपीयर हो चुका था, एम्परर यान कहने लगता है कि लगता है कि वो वक्त आ चुका है प्रिमल स्टार के अपीयर होने का। इसके साथ गाइस फाइनली वो मोमेंट आ चुका था जब हम देखते हैं कि प्रिमल स्टार जो कि अपीयर होने लगता है। और यहाँ जितने भी एलियन रेस के कल्टीवेटर्स थे ये आपस में ही फाइट कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों में होड़ लगी हुई थी कि आखिर कौन सबसे पहले अंदर जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि आउटर रीजन का तो बिल्कुल नक्शा ही बदल चुका था। लिटरली मार धाड़ काट बस यही सब हो रहा था, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, क्योंकि इनके पास काफी सारे महंगे महंगे और रेयर ट्रेजर्स होते हैं, तो ये लोग लूट पाट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ तभी हम जो वनरेबल लॉन्ग यू और जो 9 स्वॉर्ड लॉर्ड थे, इनके अलावा जो यान गार्ड क्लैन के भी लोग थे, उन्हें भी देखते हैं। इस दौरान हमें काफी ऐसे भी मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि फेमिलियर थे, इन्होंने की लुओ फेंग के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की थी। अब जबकि प्रिमल स्टार अपीयर हो चुका है, लुओ फेंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी यहाँ पर लुओ फेंग की वो सिल्वर शिप पलंग चिपकते ही यहाँ पे आ जाती है। यहाँ का नजारा देखते साथ ही लुओ फेंग बताने लगता है कि यहाँ ये जो प्रिमल स्टार का जो टेरिटरी वाला एरिया है ना, यहाँ पर हर कोई बस ट्रेजर की तलाश में आता है, लेकिन जो भी यहाँ पे आता है वो जानता है कि यहाँ पर मौत का खेल खेला जाएगा। इसी के चलते हर रेस का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है उस जनरेशन का, वही यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जितने भी वॉर्टेक्स और जो टनल्स हम देख रहे हैं वो असल में 10,000 जो प्रिमल स्टार्स हैं उन सभी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली हर एक प्लेनेट के आसपास से यहाँ बड़े बड़े वॉर्टेक्स हमें नजर आ रहे थे, यानी कि अगर लुओ फेंग को यहाँ एंटर होना है तो इन वॉर्टेक्स से काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। साथ ही लुओ फेंग चाहता है कि उसे बहुत ही ज्यादा चौकन्ना सिर्फ यहाँ के जो वॉर्टेक्स है उनसे नहीं, आसपास के जो एलियन रेस के कल्टीवेटर्स है उनसे भी रहना होगा, क्योंकि सभी को पता है कि लुओ फेंग के पास कितने सारे ट्रेजर्स हैं। यहाँ पे बाबा बताने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो मिरर किंग ने यहाँ पर रायता फैलाया ना तुम्हारे बारे में चारों ओर मैसेज फैला के, उसके चलते ज्यादातर जो कल्टीवेटर्स होंगे, जितने भी वेनरेबल्स होंगे, उन सभी का जो प्राइम टारगेट होगा वो और कोई नहीं बल्कि तुम होगे। और अगर गलती से तुम उनके हाथ लग गए ना तो उनके हाथों में एक ऐसा ट्रेजर बॉक्स लग जाएगा जिसे पाकर वो सब के सब माला माल हो जाएंगे। तभी लुओ फेंग कहने लगता है कि तुम इतना फिक्र क्यों करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बिना प्लान बना के आया हूँ? जिस पे वो कहने लगती है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए कुछ चीजें करके रखी है। मैंने तुम्हारे नेदर क्लोन को ऑलरेडी एक बीस्ट के ऑरा प्रोवाइड करा दी है, बस मुझे थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना है। उसके बाद जो नेदर सी क्लोन है ना वो पूरी तरीके से एक बीस्ट के ऑरा में कवर हो जाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाबा यहाँ अपने काम में लग चुकी थी, जिसके बाद वो कहती है कि चलो ये काम तो हो गया, अब बारी है दूसरी चीज की। तो वो लुओ फेंग से कहने लगती है कि ट्राइप्लूशन आर्मर तुम्हें बाहर निकालना होगा ताकि मैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट को इसके जरिए से कवर कर पाऊँ। लुओ फेंग बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही करता है और बाबा उसे लेते साथ ही यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर इसे चढ़ाना शुरू कर देती है और पलक झपकते ही हमारे सामने गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक न्यूली लुक में आ चुका था। अब इसी के साथ बाबा यहाँ पर अपने मास्टर प्लान को रिवील करती है और बताती है कि फिलहाल के लिए हम लोग यही रहेंगे, लेकिन तुम्हारी ये जो थर्ड क्लोन बॉडी और जो गोल्डन
गोल्डन हॉर्न बीस्ट है, ये लोग ही अब आगे जाएंगे और पूरे के पूरे इस प्रीमियर स्टार के अंदर एक्सप्लोर करते रहेंगे और जो भी इनसे मिलेगा ना उनको यही लगेगा कि ये लोग स्टार बीस्ट अलायंस से ही बिलोंग करते हैं। और जैसा कि तुम्हें पता है कि वो कितना बड़ा अलायंस है, तो कोई भी उनसे टकराने की या उलझने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिस पर लो फेंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर बाबा तब बताने लगते हैं कि फिलहाल के लिए हमें इसके अंदर एंटर होना होगा, जिसमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, पर चिंता मत करो, ऑरा तुम्हारी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। सभी को लगेगा कि स्टार बीस्ट यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे नीदर क्रोन के ऊपर ये दोनों सवार थे और काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। गोल्डन हॉर्न बीस्ट विस के सिर के काफी करीब था, यानी कि कंधे के ऊपर बैठा था। और यहाँ पे लो फेंग बताने लगता है कि यार इस जगह का प्रेशर तो काफी ज्यादा है। साथ ही वो नोटिस करता है कि यहाँ पर ज्यादा देर तक अगर वो हाई स्पीड से मूव करता रहा ना तो उसकी एनर्जी काफी जल्दी ड्रेन हो जाएगी, यहाँ तक कि उसके डिवाइन पावर भी इसमें बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है, जिसका मतलब टेलीपोर्टेशन करना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब नीदर क्लोन जो है वो आगे बढ़ रहा था, हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा था और लो फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जगह इतनी ज्यादा डेडली क्यों कहलाती है, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर डेडली जैसा कुछ भी उसे नजर नहीं आया। पर जैसे ही वो थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ पर काफी सारे लोग आपस में फाइट कर रहे थे और लो फेंग के ऊपर भी एक अटैक हो जाता है, लेकिन जिससे वो जैसे तैसे डॉज कर लेता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग जो कि लो फेंग के ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन जैसे ही नीदर क्रोन बॉडी को ये देखते हैं जिसके अंदर से बीस्ट की ऑरा आ रही थी, तो ये लोग वहीं पे पॉज हो जाते हैं। असल में ये लोग डर गए थे, लेकिन लो फेंग को ये दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि स्टार बीस्ट का कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता। तो वो लोग यहाँ से दुम दबा के भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि दोबारा अगर हमारे सामने आए ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अब जैसे ये लोग जाते हैं तो यहाँ पर जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था अचानक से सब कुछ पहले जैसे कंडीशन में आ जाता है, यानी कि यहाँ के जो पेड़ थे जो कि डिस्ट्रॉय हो गए थे वो वापस से रीजनरेट होने लगते हैं। ऐसा लगा टाइम को कोई रिवर्स से फ्लो कर रहा है। और तभी बाबा तब बताती है कि असल में पूरा का पूरा आइलैंड, पूरी की पूरी जगह ही, पूरा का पूरा ये जो प्रीमियर स्टार सिस्टम है ये आपस में कनेक्टेड है। कोई एक पार्ट अगर डैमेज होता है तो पूरा का पूरा एरिया ही अपनी रिकवरी फोर्स उस डैमेज एरिया में ट्रांसफर करके उसे जल्दी से रिकवर करने में फोकस करता है, यानी कि जब तक अगली बैटल शुरू नहीं हो पाती पहली बैटल का जो भी डैमेज था वो रिपेयर हो जाता है। इसलिए जब हम यहाँ पे आए हमें कहीं पे भी डैमेज का निशान नहीं देखने मिला, जिस पे लो फेंग कहने लगता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन ये कुछ खास मुझे ताकतवर लगे नहीं है। आखिर यहाँ पे बाकी के लोग कहाँ हैं? जिस पे लो फेंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी तरह है क्या? अब सबके पास तुम्हारी जैसे असिस्टेंट तो है नहीं, तो वो लोग पहले से ही होमवर्क करके आते हैं। उन्हें पता है कि जब तक कोई पावरफुल ट्रेजर अपीयर ना हो अपनी शक्ल नहीं दिखानी, लेकिन जैसे पावरफुल ट्रेजर आएगा ना देखना यहाँ पे कैसी मार काट शुरू होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वाकई में यहाँ पर परछाई में काफी सारे जो पावरफुल बीइंग्स है वो लोग घात लगा के बैठे हुए हैं और सही मौके का बस इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए लो फेंग आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे सडनली यहाँ पे अपने पीछे कुछ फील होता है। वो आसपास देखता है, कहने लगता है कि बाबा कुछ तो गड़बड़ है, पर तभी उसे एक और ऑरा फील होती है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है अंदर से और वो धीरे से कहता है कि बाबा लगता है कि ट्रेजर अपीयर होने वाला है, बस मुझे फॉलो करो। यहाँ सेम चीज बाकियों को भी फील हो जाती है और अब वो लोग भी एक एक करके बाहर आने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग तो झुंड में आए हुए हैं, यानी कि हर एक फोर्स का अपना एक झुंड था और ये लोग सारे के सारे एलाइट वॉरियर्स थे और अब सब के सभी उसे फील करते साथ ही आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे हमें यांग क्लैन के भी काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों ने ऑलरेडी एक बहुत बड़े से जाइंट से बीस्ट को निपटा दिया था, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा बोल्ड थे, इन्हें छपने की जरूरत नहीं। ये तो रास्ते में जिसे भी आते हैं उसका सुपड़ा साफ करते हुए उससे उसका ट्रेजर छीन कर ही आगे बढ़ते जाते हैं। इस दौरान इन्हें भी वो ऑरा फील हो जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये जो दो बंदे थे ना यांग क्लैन के, ये लोग आपस में ही डिस्कस करने लगते हैं और इन्हें लग रहा था कि शायद कोई अल्टीमेट ट्रेजर ही इस बार अपीयर होगा, तो ये लोग उस पे अपना हाथ साफ करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान लो फेंग जो कि ऑलरेडी उस ट्रेजर के पास पहुंच चुका था, जो कि एक सुप्रीम गोल्डन ट्रेजर था, लेकिन लो फेंग जैसे इसे क्लोज से ऑब्जर्व करता है वो समझ जाता है कि ये तभी पूरी तरीके से इवॉल्व भी नहीं हुआ था, यानी कि अगर इसको अभी इसने छिड़ा तो इम्पैक्ट बहुत ही तगड़ा वाला लगेगा। अब यहाँ पे काफी क्लोजली वो ऑब्जर्व कर रहा था, जिसके चलते उस स्वॉर्ड से जो ऑरा निकलती है वो लो फेंग को काफी पीछे तक ढकेल देती है। अब तभी यहाँ पे लो फेंग को कुछ और लोगों की ऑरा भी फील होती है और ये असल में प्रिज्म क्लैन के बंदे होते हैं, जो कि देखते साथ ही कहने लगते हैं कि तुम जो कोई भी हो पीछे हट जाओ, क्योंकि ये ट्रेजर तो हमारा है। यहाँ पे जैसे ये लो फेंग के करीब आते हैं इनको फील हो जाता है कि ये तो असल में स्टार बीस्ट अलायंस का बंदा है, जिसके चलते अब ये लोग भी थोड़ा कतराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और दोबारा हमें रिपीट करने पे मजबूर मत करना, वरना हम तुम्हें यहीं पे मसल के रख देंगे। अब तभी लो फेंग की सटक जाती है, वो यहाँ पे नीदर क्लोन की पावर को अनलीश करता है और यहाँ पर उसकी मैसिव सी बॉडी इनके सामने आ जाती है। अभी लो फेंग यहाँ पर अर्थ क्लैन के पुराने दिनों को याद करता है और कहने लगता है कि अगर मेरा पुराना वाला दिन होता, मेरा पुराना वाला वर्जन अगर यहाँ होता तो शायद के लिए मैं एक पल के लिए सोचता, लेकिन अब मुझे किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दिन बदल चुके हैं। इस दौरान गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी यहाँ पे आ चुका था। अब तभी ये लोग दो ग्रुप में डिवाइड होकर दोनों से फाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो नीदर क्लोन वाली बॉडी थी वो तो एक अटैक सीधा इन लोगों की तरफ वो कर देती
देता है, जिसके चलते इनकी हालत तो खराब हो जाती है। लेकिन ये लोग कंबाइन अटैक करना शुरू कर देते हैं और यहाँ इनका जो कंबाइन अटैक था जो कि एक स्लैश अटैक के रूप में था, यहाँ लियो फेंग इसे देखते साथ ही उसे इमीडिएटली अपनी नीदर क्लोन बॉडी के अंदर पल भर में ही उसे डिवोर्ट कर लेता है और तभी वो यहाँ पर अपनी स्टार्स को निकालता है और साथ ही यहाँ अपनी कंबाइन पावर का यूज करता है, जहाँ पे काफी सारे फिस्ट अटैक को वो उनके साथ मिलकर यूज करता है। जैसे इन लोगों को स्टार सील नजर आती है वो लोग इमीडिएटली एक बैरियर को बना लेते हैं, लेकिन एक स्टार सील जैसे इनके बैरियर पे पड़ता है वो इमीडिएटली वहीं पे शैटर्ड कर जाता है। अब तभी यहाँ पर इनका जो तीसरा साथी था वो आते साथ ही दो कंबाइंड स्लैश अटैक लियो फेंग के हाथों की तरफ कर देता है, जिसके चलते उसके दोनों आर्म जो है वो कट जाते हैं। लेकिन मैदान में फिर आता है गोल्डन हाउंड बीस्ट, घुमा के अपनी टेल से वो उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन बेचारे ने प्रिजन क्लाइंट के बंदों को बहुत ही ज्यादा कम में आंक लिया था, तो अब बेचारे अपने गोल्डन हाउंड बीस्ट को ये लोग पकड़ते हैं उसकी पूंछ से और यहाँ पे लटा लटा के उसे मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ से वहाँ बार बार इसे पटकते रहते हैं, बेचारा उनकी चंगुल से खुद को छुड़ा भी नहीं पाता। अब यहाँ पे ये लोग इसे काफी दूर पटक देते हैं, जो कि चट्टानों से टकराने वाला था और जैसे ही टकराता है यहाँ पर उसकी भी सटक चुकी थी। वो निकालता है अपने गोल्डन थ्रेड्स को और डोमेन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इस दौरान ये लोग भी सीधा उसके पीछे पड़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे इन्हें नहीं पता कि आखिर ये डोमेन कितना ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीदर बॉडी जिसने कि अपने दोनों हाथों को ठीक कर लिया था और अब वो एक फिस्ट अटैक सीधा इनकी ओर कर देता है, जो कि इन्हें पड़ते साथ ही इन्हें काफी दूर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन हाउंड बीस्ट भी सामने वाले बंदे को भी बिल्कुल सेम मारता है और वो भी बाकियों के साथ जा मिलता है। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग कंबाइन अटैक करेंगे, जहाँ पर ये लोग अपने ट्रिनिटी अटैक का यूज करते हैं, यानी कि तीनों ही अपने डिवाइन पावर को आपस में कंबाइन करके हमला करने वाले थे। जिसके बाद ये लोग बहुत ही प्राउडली वे में कहते हैं कि इस अटैक के आगे आज तक कोई भी नहीं टिक पाया, तो तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन तब तक यहाँ पे जो नेथर क्लोन बॉडी है वो स्टार डायग्राम के थर्ड फॉर्म को यहाँ पे अनलीश करता है, जिसके चलते एक ह्यूज इम्पैक्ट हम यहाँ देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन हाउंड बीस्ट भी अपनी पावर को यहाँ अनलीश करते हुए ब्लेजिंग मून का यूज करता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि इसके आसपास काफी सारे फ्लेम्स नजर आते हैं और फिर ब्लेजिंग मून हेवन शैटरिंग अर्थ नाम के इस स्लैश अटैक को जैसे ही गोल्डन बीस्ट परफॉर्म करता है तो नीदर क्लोन बॉडी भी अपने फायर स्टार्स का भी यूज करती है। दोनों का कंबाइन अटैक यहाँ इनके अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, लेकिन जो इम्पैक्ट था ना इस क्लैश के चलते उसका असर इतना ज्यादा था कि आसपास की चीजें कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये जो तीन थे ये भी काफी दूर छिटक जाते हैं और यहाँ इनमें से खड़े होकर कहने लगता है कि जरा देखो हमने इतना सारा पावर यूज कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं, इनके ऊपर तो एक सिंगल खरोच भी हम देख नहीं पा रहे, जिसका मतलब ये है कि अब फालतू में लड़के कोई फायदा नहीं। वैसे भी यहाँ पर कौन सा सिर्फ एक ट्रेजरी अपीयर होने वाला है। इस दौरान लियो फेंग भी जानता था कि ये लोग पहले से काफी ज्यादा थक चुके हैं और जो कि लियो फेंग के लिए काफी अच्छी बात है। वैसे भी वो जो स्वॉर्ड है वो बहुत ही जल्द इवॉल्व हो जाएगी और तब लियो फेंग इसे हासिल कर लेगा। लेकिन तब तक यहाँ पर बाकी के मेहमान भी आ जाते हैं, यानी कि बाकी के रेसेस के कल्टीवेटर्स भी लियो फेंग जिन्हें काफी अच्छे से जानता था। सबसे पहले उसकी नजर तीन बंदों पे जाती है जो कि इसके पीछे ही मौजूद थे और जो कि नॉर्दर्न अलायंस के ही टॉप के मेंबर्स हैं। साथ ही यहाँ पर जो स्टार बीस्ट अलायंस का जानी दुश्मन है यानी कि ग्रैंड अलायंस है, ये लोग भी आ चुके हैं। बाबा तभी उससे यही कहती है कि हाँ फिलहाल कोई भी सीन क्रिएट मत करना, क्योंकि अगर तुमने जरा सा भी कोई चतुराई दिखाई और तुम अगर उस ट्रेजर की तरफ गए ना तो ये तीनों तुम्हें छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि अल्टीमेटली ये सभी लोग स्टार बीस्ट अलायंस से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब तभी यहाँ पे लियो फेंग कहने लगता है कि पर मेरे पास एक कमाल का आइडिया है और तभी हम देखते हैं कि लियो फेंग पलक झपकते सबसे पहले सिल्वर विंग के सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते उसका जो डिफेंस है वो बढ़ने लगता है। ये अपने विंग्स को फैला देता है। वही दूसरी तरफ वो नीदर बॉडी को कमांड करता है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा श्रिंक हो जाता है और सेकंड्स में ही सीधा स्वॉर्ड के ऊपर अपना हाथ साफ कर लेता है, जिसके चलते इन लोगों की सटक चुकी थी। ये लोग उस पे हमला करने जाते हैं, लेकिन तब तक सिल्वर विंग तो अपने आर्मर की तरह नीदर क्लोन की छोटी बॉडी को कवर कर लेती है। जो देखते साथ ही यहाँ पर प्रेजेंट क्लैन के बंदे समझ चुके थे और ये लोग भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि सभी लोग अपनी पावर को फ्यूज करो अगर तुम्हें ये ट्रेजर चाहिए तो। वैसे भी अगर 8 वेनरेबल अपनी पावर को फ्यूज करे तो कॉस्मिक ओवरलॉर्ड से भी हाई पावर इसे माना जाता है, तो यहाँ हम इसे बहुत इजीली डिफीट कर सकते हैं। लेकिन इनके होश तब उड़ जाते हैं जब ये लोग अटैक करते हैं अपने हैमर के जरिए से, लेकिन लियो फेंग के डिफेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाते। अब यहाँ नॉर्दर्न अलायंस के लोग भी मैदान में हाथ आजमाने आ जाते हैं। ये भी अपने अपने टेक्निक और पावर्स का यूज करते हैं, लेकिन कोई भी चीज लियो फेंग के डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पाता, जिसके चलते लियो फेंग इनका मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, बस इतना ही दम था क्या। अभी यहाँ पर सभी की सटक चुकी थी, ग्रैंड अलायंस को भी बीच में उतरना पड़ता है और जब तीनों मिलकर कंबाइन अटैक करते हैं, लेकिन तब तक नीदर क्लोन के हाथ में जो स्वॉर्ड था वो अब पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुका था, यानी कि अब इसे यूज किया जा सकता था। तो नीदर क्लोन पकड़ता है इसे, मुट्ठी को टाइट करते हुए घुमा के ऐसा स्लैश अटैक देता है ना कि तीनों के तीनों ग्रुप से काफी दूर छिटक जाते हैं। जिसके बाद अपना जो गोल्डन हाउंड बीस्ट है वो काफी कूल वे में नीदर क्लोन को पकड़ते साथ ही हवा में ऊपर आ चुका था और यहाँ एक दहाड़ मारते हुए कहने लगता है कि ये ट्रेजर मेरा हुआ और खबरदार जो किसी ने आंख उठा के भी देखा। कहते साथ ही वो अपने सिल्वर विंग्स के साथ यहाँ से चला जाता है, लेकिन इनमें से एक बंदा कहने लगता है कि हमने देर कर दी, क्योंकि
इसने इस ट्रेजर को टच कर लिया है, जिसके चलते ये डायरेक्टली इसका मास्टर बन गया है और बिना इसे मारे हम कभी भी इस अल्टीमेट ट्रेजर को हासिल नहीं कर सकते। यानी कि नॉर्मल ट्रेजर्स के ऊपर कल्टीवेटर यानी कि जो इसका ओनर होता है इसे अपना इम्प्रिंट लगाना पड़ता है, या फिर किसी का लगा होगा तो रिमूव करना पड़ता है। लेकिन ये ट्रेजर्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं, इनके ऊपर इम्प्रिंट नहीं लगता। जो भी इसे टच करता है वो इसका मास्टर बन जाता है। और अगर तुम्हें वो ट्रेजर चाहिए तो तुम्हें मास्टर को ही यानी कि जो इसका करंट का ओनर है उसे ही खत्म करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्थर्न अलायंस के लोग थे ना, वो लोग तो अभी भी इस ट्रेजर पे गिव अप नहीं करना चाहते, तो वो लोग बाकी के टीम मेंबर्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, जो कि प्रोबेबली तुम्हें नेक्स्ट वीक ऑन मंडे को ही देखने को मिलेगी। इस मंडे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसी के चलते ये वीडियो थोड़ी डिले हो गई, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट मंडे से तुम्हें स्वॉलो स्टार अपने टाइम पे ही देखने को मिलेगी। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।